हेलो बच्चों, द सोशल एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने सिक्स्थ क्लास का हिस्ट्री के टॉपिक स्टार्ट कर रखे हैं। हिस्ट्री एनसीईआरटी का फर्स्ट टॉपिक हमने कवर करवा दिया है। अब दूसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं आज। आशा करती हूँ आपको फर्स्ट टॉपिक समझ आ गया होगा। आज हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखिए, आज दूसरा लेसन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। आखेट खाद्य संग्रह, ये सब नाम आपने पहले लेसन में भी सुना होगा। इसको अच्छी तरह से समझा भी दिया था हमने कि आखेट क्या होता है। शिकार करना। खाद्य संग्रह, कंदमूल, फल, जो भी खाने योग्य वस्तुएं हैं उनको संग्रह करना, इकट्ठा करना से भोजन उत्पादन तक, यानी कि मनुष्य आखेट से भोजन उत्पादन के प्रोसेस तक कैसे पहुंचा, भोजन उत्पादन कैसे करने लग गया। देखिए, इस लेसन को शुरू करते हैं। तुषार की रेल यात्रा। तुषार है, एक लड़का है, एक स्टूडेंट भी हो सकता है। वो क्या कर रहा है, रेल में यात्रा कर रहा है। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। देखिए, ये तो आप सबके साथ भी होता होगा जब छोटे बच्चे होते हैं। आजकल तो ऐसा नहीं होता, तो उसके साथ भी ऐसा होता है। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करना शुरू की थी। उसके चाचा उसके कंधे पे हाथ पर रख के कहते हैं कि 150 साल पहले ही रेल से यात्रा करनी शुरू की है। पहले रेल नहीं थी, बस तो उसके कुछ दशक बाद आई है। बस ये तो कुछ सालों बाद में आई है। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास अपने आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। ये सोचता है कि क्या रेल तो 150 साल पहले बता रहे हैं और बस तो और भी बाद में आई हैं, तो कैसे यात्रा, क्या वो एक जगह ही रहते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। तो आरंभिक मानव, देखिए, आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? आरंभिक यानी प्राचीन काल में, पाषाण काल में मानव इधर उधर क्यों घूमते थे? देखिए, आगे करते हैं हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो उस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। उन लोगों के बारे में हम जानते ही हैं, जैसे कि 20 लाख साल पहले यानी पाषाण काल के समय से हम जानते हैं। आज हम उन्हें आखेट खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। उन्हें किस नाम से जानते हैं? आखेटक यानी शिकार करने वाले खाद्य संग्रह किस नाम से जानते हैं? क्यों जानते हैं इस नाम से? क्योंकि वो शिकार ही करते थे। खाने पीने की वस्तुएं थी वो संग्रह करके रखते थे। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। देखिए, इसका आंसर यहीं पे आ गया। क्या करते थे? आखेटक यानी शिकार करते थे, और खाद्य संग्रह, जो भी मछलियाँ, चिड़िया, जो भी फल मूल जो भी मिलता था खाने योग्य, उसे इकट्ठा करते थे। इसीलिए उनको आखेटक खाद्य संग्रह को बोला गया है। आखेटक खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। सॉरी। ऐसा करने के कई कारण थे। एक से दूसरी जगह क्यों घूमते थे, इसके कई कारण हैं। या क्वेश्चन बन सकते हैं, बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। एक ही, आप भी मान सकते हो, ये तो देख सकते हो कि एक ही जगह पर रहेंगे तो आसपास के जितने भी फल पौधे होंगे, जानवर होंगे, वो तो ख़त्म तो होंगे ही। तो इसलिए उनको दूसरी जगह को जाना पड़ता है। दूसरा कारण क्या है? देखिए, ऊपर करते हैं, आगे शुरू करते हैं हम। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। मवेशी है, कोई जानवर है, वो ये तो है नहीं कि एक ही जगह पे टिक के रहेगा।
तो मानव को भी उसके पीछे पीछे शिकार करना है तो दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा। दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। यानी हर एक मौसम में अलग अलग फल फूल पौधे उगते हैं, तो उसी हिसाब से वो भी दूसरी जगह पे जाते थे। देखिए, और चौथा कारण क्या हो सकता है? पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवन जीवित रहना संभव नहीं होता, ये तो आप सबको भी पता है। तो वो क्या करते थे? नदियों झीलों और पानी कहीं भी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसा झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। तो पानी की तलाश में भी इधर उधर चले जाते थे। ये है उनके इधर उधर घूमने का कारण। आगे देखते हैं, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आरंभिक मानव था जो पाषाण काल के समय का मानव था, उसके बारे में हमें जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है? वो मानव तो अब है नहीं, तो हमें कैसे प्राप्त हुई? देखते हैं। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेट खाद्य संग्रह किया करते थे। पुरातत्वविदों, ये आपको पिछले लेसन में भी समझा दिया था। जो प्राचीन काल में मिलने वाली वस्तुओं की जानकारी हासिल करने वाले पुरातत्व होते हैं, वो पुरातत्वविद होते हैं। तो उनको जो प्राचीन काल में आखेटक खाद्य संग्रह थे, जिनका निर्माण करते थे, जिनका उपयोग करते थे, जिन वस्तुओं को, वो वस्तुएं मिली हैं उन्हें। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों लकड़ियों हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। उन्होंने जो भी हथियार बनाए थे पत्थरों के, लकड़ियों के, हड्डियों के, तो जो भी बनाए थे वो यूज करके वहीं पे छोड़ दिए उन्होंने। तो लकड़ियों और हड्डियों के तो समाप्त हो गए, इतने सालों तक नहीं बचे, लेकिन पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। देखिए आगे, इनमें से कुछ के औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। उस टाइम पे जो मानव यूज करता था उस समय, ये तो पता नहीं कि हमने खुद देखा हो, लेकिन अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि फल फूल काट खाते ही यही थे, मांस खाते थे, हड्डियां के औजार बनाते थे, फल फूल काट खाते थे, तो पेड़ों की छाल का भी यूज करते थे, जानवरों की खाल का भी यूज करते थे कभी पहनने के लिए। तो इस तरह की चीज़ों के लिए यूज किया होगा औजारों का, ये अनुमान लगाते हैं। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों की मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे, और औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। जो भी उस समय का हमें अवशेष मिला है, उसी के आधार पर पुरातत्वविद बताते हैं, अनुमान लगाते हैं। ये तो है नहीं कि अभी फिलहाल वो यूं कि उसी अवस्था में मिले हैं, लेकिन जो भी छोटी मोटी वस्तुएं उनकी मिली हैं, उन्हीं से अनुमान लगा रहे हैं। देखिए क्या क्या मिला है। पत्थर के औजारों का उपयोग, जैसे ये दिखा रखा है, ये औजार मिला है पत्थर का, तो इससे अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है या ये खोदने के लिए किया हो, या जानवरों की खाल उतारने के लिए किया हो। इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, और जानवरों की खाल से बने वस्त्रों के को सीलने के लिए किया जाता था, यानी उसको छीलने के लिए किया जाता था। ये अनुमान लगाया जाता है, हो सकता है इसीलिए यूज करते होंगे। आगे देखते हैं, रहने की जगह निर्धारित करना। किस जगह पे सबसे पहले रहना शुरू किया था, इधर से उधर कौन सी जगह पे ज़्यादा आवास स्थल प्राप्त हुए हैं, ये सब आगे देखते हैं। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्रहों के होने के प्रमाण मिले हैं। इस मैप में जो दिया गया है, एक बार मैप को देख लेते हैं। लाल त्रिकोण वाला, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। जो लाल त्रिकोण वाला है, एक ये रहा, एक सेकंड, एक यह भीमबेटका है लाल त्रिकोण वाला, एक क्या है, हुग्गी है, कुरनूल गुफाएं हैं। ये तीन ही दिखा रखे हैं।
क्या हुआ था इन जगह पे, देखिए खाद्य संग्रहों के होने के प्रमाण मिले हैं, यानी यहाँ पर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर उनके प्रमाण मिले हैं। यहाँ पे जो भी उन्होंने वस्तुएं जो यूज करते थे वो बची कुची अवस्था में यहाँ मिल गई हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्रह रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। नदियों और झीलों के किनारे ही पाए गए हैं, क्योंकि जब सूखा मौसम होगा तब पानी की व्यवस्था नहीं होगी, तो उनके आसपास ही मिले हैं लगभग। पिछले लेसन में भी हमने देखा था। ये भीमबेटका है। आपको याद हो तो पिछले लेसन में हमने बताया था नर्मदा घाटी में रहना शुरू किया था। याद हो तो आप पिछले वाली वीडियो देख सकते हो, उसमें बताया था कि यहाँ पर खाद्य संग्रहक थे, उन्होंने रहना शुरू किया था। तो वही एरिया है ये भीमबेटका। यहाँ पर खाद्य संग्रहकों ने रहना शुरू किया है। देखिए आगे, चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। ये तो प्राचीन काल में हर जगह पे ही होता था, जहां पर जो भी वस्तुएं उपयोगी वस्तुएं मिलती थी वहीं पर ज़्यादा रह लेते। जैसे नदियाँ हैं, झील हैं, उनके पास ही ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पर व्यवस्था होती है। नदियों के आसपास पानी की नमी से क्या होता है कि घास उग जाती है, तो वहीं पे जानवर वगैरह भी घास चरने के लिए वहीं पे आएंगे, और मानव को चाहिए शिकार करने के लिए, तो कहाँ रहेंगे, वहीं उनके आसपास वो रहने लग गए। इसी वजह से नदियों के किनारे ज़्यादा रहे हैं। जैसे भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश, ये यहाँ पे पहले भी दिखा दिया मैंने मानचित्र में। इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। यहाँ पर गुफाएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। वही बात है मैंने अभी बताई है, नर्मदा घाटी के पास है, यहाँ पे रहना शुरू किया है। देखिए ये दिखा रखा है उन्होंने, गुफाएं दिखा रखी हैं, गुफाओं में चित्रकारी दिखा रखी है। अब हम देखते हैं पुरास्थल। एक मिनट, थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ ताकि अच्छी तरह से दिखाई दे जाए। पुरास्थल किसे कहते हैं? पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। वही बात है कि जो भी अवशेष उस समय के मिले हैं, चाहे औजार हो, चाहे बर्तन हो, चाहे कोई इमारत हो, खंडहर अवस्था में मिली हो, उसे ही उस स्थल को पुरास्थल कहते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। यानी वो उसी अवस्था में तो नहीं मिलेंगे, लेकिन मान लो बाढ़ आ गई है तो मिट्टी के काफ़ी नीचे भी मिल सकते हैं, तल में भी मिल सकते हैं, कहीं भी मिल सकते हैं। इतने सालों बाद में उसी अवस्था में तो नहीं मिल सकते। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। देखिए आगे देखते हैं, आग की खोज। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। कुरनूल गुफा हमने देखी थी साउथ में, फिर से देख लेना आप मैप में, अभी देखा था। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। एक सेकंड, ये थोड़ा अच्छी तरह से नहीं हुआ है। यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने इधर कर दिया। यह राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा यानी अनुमान है। उस समय का देखा नहीं गया है, लेकिन अनुमान लगाया गया है कि उस समय पे किसके लिए यूज किया होगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, अब आपको इजी लग रहे हैं, लेकिन उस समय जब लिखवाया जाता है तब ध्यान नहीं रहता। जैसे कि प्रकाश के लिए, अंधेरा होता था, बिजली थी नहीं उस टाइम पे, तो प्रकाश के लिए आग का यूज करते थे। मांस भूनने के लिए पहले तो कच्चा ही खाते थे, लेकिन बाद में जब भून के खाने लगे, उसका टेस्ट अलग हुआ, तो मांस भूनने के लिए करने लगे। खतरनाक जानवरों को दूर
भगाने के लिए, इन सब कामों के लिए। खतरनाक जानवर भी आ जाते थे तो उनको डराने के लिए, ये सब उन्होंने उपयोग करके देखा, तब इनके लिए आग का यूज करने लगे। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं, ये तो कोई समझाने की बात नहीं है, आप खुद कर सकते हो। नाम और तिथियां देखिए, हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, जो अभी इस लेसन में किस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, सोचिए। जो आरंभिक मानव के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं। खाद्य संग्रह थे, शिकार करते थे, तो पाषाण काल के बारे में पढ़ रहे हैं। पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरा पाषाण काल कहते हैं। ये आप छोटे छोटे तब से सुनते आ रहे होंगे कि पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये 3 कालों में बांटा है पुरातत्वविदों ने। यह 2 शब्दों यानी पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर, यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। यानी कि पाषाण काल क्यों कहा गया है, क्योंकि पत्थर के औजार मिले हैं। पहले शुरुआत में पत्थर के औजारों का यूज करते थे, इसलिए पाषाण काल कहा गया है। और पुरा यानी प्राचीन। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। ये टाइम पीरियड जरूर याद रख लें। पुरा पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या है, 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरा पाषाण काल। इसको भी 3 भागों में बांट दिया। आरंभिक में जो बहुत पहले शुरुआत की बात है, फिर मध्य पाषाण और उत्तर पुरा पाषाण। पुरा पाषाण काल को ही 3 भागों में बांट दिया है। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। इतने लंबे समय तक ये रहा है पुरा पाषाण काल, 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000, देखो कितना लंबा पीरियड हो गया। इतने टाइम तक हुआ है तो सारी लगभग इतिहास की घटनाएं 99% मानव इतिहास की सारी घटनाओं के बारे में बात नहीं कर रहे, ये ध्यान रखना। मानव इतिहास की 99% कहानी इसी काल में घटित हुई है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मैसोलिथ, हाँ यही है, यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। जिस काल में पर्यावरणीय चेंज, बदलाव होने लगा है, वो उस टाइम को क्या कहेंगे, मध्य पाषाण युग। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। ये तो हो गया 20 लाख साल पहले से 12,000, मध्य पाषाण 12,000 से 10,000 साल, और आगे आएगा नव पाषाण, वो देखेंगे हम। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। पत्थर के औजार तो पुरा पाषाण काल में भी मिले हैं, लेकिन वो भारी होते थे, इतने पैने नहीं होते थे, इतने छोटे नहीं होते थे, क्योंकि उसमें मानव ने सुधार करना नहीं सीखा था। मध्य पाषाण काल तक आते थे उन्हें उसने चेंज कर दिया और वो क्या हो गए, उनके औजार बहुत छोटे होने लग गए। प्राय इन औजारों से हड्डियों या लकड़ियां के मुट्ठे लगे हाशिए और आरी जैसे औजार मिलते थे। ये नाम आप आज भी देखते होंगे, आरी है, हाशिया है, ये लगाना शुरू कर दिया था इनके। साथ साथ पुरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। उस समय के औजार भी चलते थे, लेकिन उसमें चेंज भी हो गया था। आगे देखते हैं। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। नव पाषाण का क्या मतलब होगा, यानी नव पाषाण, ज्ञानी मानव का विकास नव पाषाण काल में हुआ है। तो इसका टाइम पीरियड क्या है, 10,000 साल पहले से शुरुआत होती है। इसका टाइम पीरियड अलग अलग देख लेना। पुरा पाषाण काल का क्या था, 20 लाख साल पहले से, दूसरे से 12,000 साल तक। मध्य पाषाण काल का 12,000 साल से 10,000 साल तक, और नव पाषाण काल का 10,000 साल से पहले से शुरू हो जाता है। इनमें कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में ये सब पता चलेगा। सारे लेसन सीरियल वाइज ज़रूर पढ़ें, जिससे कि अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे, नहीं तो
बीच में छूट जाता है, फिर समझ नहीं आता। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। 12,000 साल पहले फिर कौन सा युग हुआ? मध्य पाषाण युग। इस काल में तो जलवायु में बदलाव आना शुरू हो गया और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। गर्मी बढ़ने लग गई तो क्या हुआ? पहले बर्फ पड़ती थी, तो बर्फ में तो घास नहीं होगी, तो गर्मी बढ़ने लग गई, घास के क्षेत्र बढ़ने लग गए। इसे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। तो इनकी संख्या बढ़ गई क्योंकि ये घास खाकर जिंदा रहते हैं, इसी वजह से ये कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने से उसी एरिया में इनके भी संख्या बढ़ने लग गई। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी उनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। एक साथ रहने लग गए। इनके शिकार करने के लिए इनके आसपास ये मानव भी आने लग गया। इनके जितने करीब रहे उनसे उनकी आदतों का, खाने पीने की चीज़ों का पता चल गया और उनके बारे में जानकारी भी होने लग गई। हो सकता है तब तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। ये भी अनुमान लगाया जाता है कि खाद्य संग्रह शिकारी ही तो नहीं रहे थे मानव, बाद में चेंज भी तो हुआ है। पशु पालने लगे हैं, खेती करने लग गए हैं, ये सब अपनी ज़रूरत के अनुसार करने लग गए हैं। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। देखिए आगे, आगे का देखते हैं। खेती और पशुपालन की शुरुआत। पहले तो शिकार करते थे, खाद्य संग्रह थे, लेकिन खेती और पशुपालन की शुरुआत होती है। अब स्थायी रूप से रहने लगे, खेती करने लगे, पशुपालन की शुरुआत हो गई। इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। ये तो प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे, अपने आप उगने लग गए। गेहूं, जौ और धान उगते तो पहले भी होंगे, लेकिन मानव को उसके बारे में जानकारी नहीं थी। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों के भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा, इसको खाकर देखा होगा, जैसे तैसे करके उनके बारे में उसको जानकारी मिल गई। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगाते थे और कब पककर तैयार होते थे। उस एरिया में रहने लगे जो प्राकृतिक रूप से, जैसे कहीं पहले से ही कोई उसका बीज गिर गया हो तो प्राकृतिक रूप से उग गया हो, तो उसके बारे में उसको देखकर उनको जानकारी होने लगी कि कब उगता है ये, कब पूरा पकता है और कैसे खाया जाता है, इनका बारे में जानकारी होने लगी। यह भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे, ये अनुमान लगाया जाता है। कृषक तो बने ही हैं, वैसे शिकारी तो नहीं रहे, बाद में कृषक भी बने हैं, स्थायी रूप से रहने लगे हैं, तो धीरे धीरे उनको सारी जानकारी होने लगी। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। ये पुरातत्वविद हैं, ये इसका अनुमान लगाते हैं कि ऐसे किया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया होगा वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। सबसे पहले कुत्ते के पूर्वज थे जो इस अवस्था में तो नहीं थे जैसे मानव अब है, ऐसा ही तो नहीं था, पहले बंदर की अवस्था में था। तो कुत्ते का की भी जो वचन है वो इसी रूप में नहीं था, उसके पूर्वज उसको पालना शुरू किया। धीरे 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 लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया वो क्या था? कुत्ता था। बाद में भेड़, बकरी, इन सब को भी अपने घरों के नज़दीक उत्साहित करने लग गए। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे। जिनको पालते थे तो जो आक्रमणकारी ज़्यादा खूंखार जानवर होते थे उनसे उनकी सुरक्षा भी करते थे, और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। तो आपको पता चल गया होगा कैसे वो कृषक बने, कैसे पशुपालक बने। आगे देखते हैं घरेलूकरण की प्रक्रिया। ये आप सबके लिए होमवर्क है, ये खुद पढ़ कर आएँ। घरेलूकरण यानी
स्थायी रूप से घर में कैसे रहने लग गए हैं, किस तरह की ज़रूरतों को उन्होंने कैसे पूरा किया है, ये सब जो इतना है ये खुद पढ़ कर आए। देखिए ये वाला, ये पढ़ सकते हैं। एक नवीन जीवन शैली, ये नवीन जीवन शैली हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे। ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैटर प्रोवाइड करवाया जाए, हमारा यही मकसद है। और ज़्यादा टाइम पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा मकसद है बस आपको अच्छे से समझ आ जाए। अच्छी तरह से पढ़ लें इसको बार बार। अगला आधा चैप्टर हम अगले वीडियो में करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो भी आपकी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।